फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 ईस्वी की एक सुबह फ्रांस के पेरिस शहर में अफरा तफरी का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने अपने सैनिकों को पेरिस शहर में घुसने का आदेश दिया था। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. वहां ये अफवाहें फैल गई थी कि वह फ्रांस का वह दुष्ट राजा जल्द ही सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देगा। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 स्त्री पुरुष पेरिस के उस टाउन हॉल के सामने जमा हुए और उन्होंने एक जनसेना या एक मिलिशिया बनाने का फैसला किया। They broke into a number of government buildings in search of arms. हथियारों की तलाश में उस भीड़ ने, उस मिलिशिया ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. आखिरकार उन सैकड़ों लोगों का एक समूह शहर के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा और बास्तिल नामक किले रूपी जेल पर धावा बोल दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें जमा किया हुआ गोला बारूद मिल जाएगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द बास्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। इसके बाद हुई सशस्त्र झड़प में बास्तिल का एक कमांडर मारा गया और जेल के कैदियों को रिहा कर दिया गया। हालांकि वहां केवल 7 ही कैदी थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. फिर भी बास्तिल किले से सभी लोग नफरत करते थे क्योंकि वह राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था और लोगों को कैद करने हेतु उस किले को जेल में बदल दिया गया था। The Bastille fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. बास्तिल किले को ढहा दिया गया और उसके पत्थर के टुकड़ों को बाजारों में उन सभी लोगों को बेच दिया गया जो उसकी तबाही की निशानी स्मारिका अपने पास रखना चाहते थे। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. इसके बाद के दिनों में पेरिस और देहाती इलाकों दोनों जगहों पर और अधिक दंगे फसाद हुए। Most people were protesting against the high price of bread. ज्यादातर लोग पाव रोटी ब्रेड की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे थे। फ्रांस में ब्रेड या यह पाव रोटी ही भोजन का मुख्य स्रोत था। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. बहुत बाद में जब इतिहासकारों ने इस दौर पर नजर डाली तो उन्होंने इसे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत के रूप में देखा जिसके परिणाम स्वरूप अंततः फ्रांस के राजा को फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय ज्यादातर लोगों ने ऐसे किसी अंजाम की कल्पना भी नहीं की थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? यह सब कैसे और क्यों हुआ? आइए इस बारे में हम और जानने का प्रयास करें। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज। इन 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 ईस्वी में बॉर्बन राजवंश के राजा लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर बैठे। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. वे 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। Upon his accession, the new king found an empty treasury. गद्दी पर बैठते ही नए राजा को खाली खजाना मिला। Long years of war had drained the financial resources of France. लंबे समय तक चले युद्धों ने फ्रांस के आर्थिक संसाधनों को खत्म कर दिया था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. इसके ऊपर वर्साई के विशाल महल में एक आलीशान दरबार को बनाए रखने का खर्च भी था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain.
लुई 16वें के शासन में फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को उनके साझा दुश्मन ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद की। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion lives. इस युद्ध के कारण कर्ज में 1 अरब लिवरे से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई, जो पहले ही बढ़कर 2 अरब लिवरे से ज्यादा हो चुका था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था, अब वे कर्ज पर 10% ब्याज मांगने लगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. इसलिए फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का एक बढ़ता हुआ हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने पर खर्च करने के लिए मजबूर हो गई। To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि सेना, दरबार को बनाए रखने, सरकारी दफ्तरों या विश्वविद्यालयों को चलाने का खर्च, सरकार को टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। Yet even this measure would not have sufficed. फिर भी यह कदम भी काफी नहीं था। French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों एस्टेट्स में बंटा हुआ था और सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग ही टैक्स देते थे। The society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. यह वर्गों वाला समाज उस सामंती व्यवस्था का हिस्सा था जो मध्यकाल से चली आ रही थी। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. पुराना राज ओल्ड regime शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर 1789 से पहले के फ्रांस के समाज और संस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। This picture shows how the system of estates in French society was organized. यह चित्र दिखाता है कि उस समय के फ्रांसीसी समाज में वर्गों की व्यवस्था कैसे संगठित थी। Peasants made up about 90% of the population. किसानों की आबादी लगभग 90% थी। However, only a small number of them owned the land they cultivated. हालांकि उनमें से बहुत कम लोगों के पास ही अपनी खेती वाली जमीन थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे वर्ग के अन्य अमीर सदस्यों का मालिकाना हक था। The members of the first 2 estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में पहले 2 वर्गों के सदस्यों को, यानी ईसाई धर्म के तत्कालीन पादरी वर्ग को और अमीर अभिजात्य कुलीन वर्ग को, जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था राज्य को कर चुकाने से छूट मिलना, अर्थात पादरी और कुलीन लोग कोई टैक्स नहीं देते थे और अन्य सभी लोग टैक्स देते थे। इसके अतिरिक्त The nobles further enjoyed feudal privileges. कुलीन वर्ग को इसके अलावा सामंती अधिकार भी प्राप्त थे। These included feudal dues which they extracted from the peasants. इन अधिकारों में सामंती शुल्क वसूल करना शामिल थे, जो वे किसानों से वसूल करते थे। Peasants were obliged to render services to the Lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. किसानों के लिए अपने स्वामी, अपने मालिक की सेवा करना अनिवार्य था। उन्हें अपने स्वामी के घर और खेतों में काम करना पड़ता था, साथ ही सेना में सेवा देनी पड़ती थी या फिर सड़कें बनाने के काम में हिस्सा लेना पड़ता था। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. चर्च भी इन किसानों से टैक्स के रूप में अपना हिस्सा वसूल करता था, जिसे फ्रेंच भाषा में टाइद या तिद्स कहा जाता था, और अंत में तीसरे वर्ग के सभी सदस्यों को राज्य को कर चुकाना पड़ता था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग इन सभी टैक्स से
और बंधुआ मजदूरियों के कामों से मुक्त था। These included a direct tax called tile and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. इन करों में एक प्रत्यक्ष कर शामिल था जिसे फ्रेंच भाषा में टई या टय कहा जाता था, और कई अप्रत्यक्ष कर भी थे जो रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक या तंबाकू पर लगाए जाते थे। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. राज्य की गतिविधियों के वित्त पोषण का सारा बोझ करों के माध्यम से अकेले तीसरे वर्ग को ही उठाना पड़ता था। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। लिवरे यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। लिवरे फ्रांस की मुद्रा इकाई जिसे 1794 में बंद कर दिया गया। पादरी वर्ग या क्लेर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, चर्च में विशेष कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का समूह। टाइथ या तिथि, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, चर्च द्वारा लगाए जाने वाला एक कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता था। टेले या टाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर। 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव, गुजर बसर करने का संघर्ष। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की आबादी 1715 में लगभग 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. इससे अनाज की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अनाज का उत्पादन मांग के हिसाब से नहीं बढ़ पाया, इसलिए ब्रेड की कीमतें तेजी से बढ़ गई, जो ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन था। Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. ज्यादातर मजदूर कारखानों में काम करते थे, जहां उनके मालिक उनकी मजदूरी तय करते थे, लेकिन मजदूरी कीमतों में बढ़ोतरी के हिसाब से नहीं बढ़ी। So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. इसलिए गरीब और अमीर के बीच का अंतर और बढ़ गया। जब भी सूखा या ओले पड़ने से फसल खराब हो जाती थी, तो हालात और भी बदतर हो जाते थे। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. इससे गुजारा करने का संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन ओल्ड रेजिम के दौरान फ्रांस में अक्सर होता रहता था। 1.3 एम्पियर ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, एक बढ़ता हुआ मध्य वर्ग विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करता है। इन द पास्ट, पेसेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। पहले किसान और मजदूर बढ़ते टैक्स और खाने की कमी के खिलाफ विद्रोहों में हिस्सा लेते थे, बट दे लैक द मीन्स and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन उनके पास ऐसे साधन और कार्यक्रम नहीं थे जिनसे वे बड़े पैमाने पर ऐसे कदम उठा सके जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव ला सके। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. यह काम तीसरे एस्टेट के उन समूहों पर छोड़ दिया गया था जो समृद्ध हो गए थे और जिनकी शिक्षा और नए विचारों तक पहुंच थी। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society. 18वीं सदी में कुछ सामाजिक समूहों का उदय हुआ जिन्हें मध्य वर्ग कहा गया। इन्होंने अपनी दौलत बढ़ते हुए विदेशी व्यापार से
और ऊनी तथा रेशमी कपड़ों जैसी चीजों के उत्पादन से कमाई, जिन्हें या तो निर्यात किया जाता था या समाज के अमीर लोग खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. व्यापारियों और निर्माताओं के अलावा तीसरे एस्टेट में वकील या प्रशासनिक अधिकारियों जैसे पेशे भी शामिल थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। Rather, a person's social position must depend on his merit. बल्कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. They are आजादी और सभी के लिए समान कानूनों और अवसरों पर आधारित समाज की कल्पना करने वाले ये विचार जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने सामने रखे। इन हिज टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत को गलत साबित करने की कोशिश की। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया और सरकार का एक ऐसा रूप प्रस्तावित किया जो लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित था। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. सरकार का यह मॉडल यूएसए में लागू किया गया जब 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for राजनीतिक thinkers in France. अमेरिकी संविधान और उसमें व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी फ्रांस के राजनीतिक विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण थी। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. इन दार्शनिकों के विचारों पर सैलून और कॉफी हाउस में जोरदार चर्चाएं होती थीं और किताबों तथा अखबारों के जरिए ये विचार लोगों तक पहुंचते थे। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके फायदे के लिए इन विचारों को अक्सर समूहों में जोर जोर से पढ़ा जाता था। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. यह खबर कि लुई 69 राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए और अधिक कर लगाने की योजना बना रहा है, विशेषाधिकारों की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा और विरोध पैदा करने का कारण बनी। अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रेजिम, पुरानी व्यवस्था ओल्ड रेजिम में लोगों के अनुभवों के ब्यौरे। एक जॉर्ज डैंटन, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies. जॉर्जेस डैंटन, जो बाद में क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय हो गए, ने 1793 में एक दोस्त को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्होंने अपनी पढ़ाई अभी पूरी की थी। I was educated in the residential college of Plessis. There, I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. मैंने प्लेसी के आवासीय कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। वहां मैं महत्वपूर्ण लोगों की संगति में रहा।
एक बार जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट। मैंने किसी पद की तलाश शुरू कर दी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। पेरिस की अदालतों में कोई पद मिलना असंभव था। द चॉइस ऑफ अ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी, as I was not a noble by birth, nor did I have a patron. सेना में करियर बनाने का विकल्प मेरे लिए खुला नहीं था, क्योंकि मैं जन्म से कुलीन नोबल नहीं था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। The church too could not offer me a refuge. I could not buy an office as I did not possess a sou. चर्च भी मुझे कोई आसरा नहीं दे सका। मैं कोई पद खरीद भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा सू नहीं था। My old friends turned their backs to me. The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized. मेरे पुराने दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। इस व्यवस्था ने हमें शिक्षा तो दी, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया जहां हमारी प्रतिभा का उपयोग हो सके। दो An Englishman, Arthur Young, traveled through France during the years from 1787 to 1789 and wrote detailed descriptions of his journeys. He often commented on what he saw. एक अंग्रेज आर्थर यंग ने 1787 से 1789 के वर्षों के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्राओं का विस्तृत विवरण लिखा। उन्होंने अक्सर उन चीजों पर टिप्पणी की जो उन्होंने देखी। He who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so, he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the services of free and well-treated men. जो व्यक्ति गुलामों से अपनी सेवा करवाने का फैसला करता है और ऐसे गुलामों से जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उसे इस बात का पूरा भान होना चाहिए कि ऐसा करके वह अपनी संपत्ति और अपने जीवन को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बहुत अलग है जिसमें वह तब होता यदि उसने स्वतंत्र और अच्छे बर्ताव वाले लोगों की सेवाएं चुनी होती। And he who chooses to dine to the accompaniment of his victim's groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit. और जो व्यक्ति अपने पीड़ितों की कराहों के बीच भोजन करना चुनता है, उसे तब शिकायत नहीं करनी चाहिए जब किसी दंगे के दौरान उसकी बेटी का अपहरण हो जाए या उसके बेटे का गला काट दिया जाए।